नमस्कार विद्यार्थियों, आज एक फिर से क्लास 10वीं का हिस्ट्री का लास्ट पार्ट आज करेंगे। इस पार्ट के प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले मुख्य बातें, जो कठिन शब्दार्थ हैं उनके बारे में करते हैं बात। उपन्यास क्या है? आधुनिक विद्या साहित्य की इसमें छापे खाने का आविष्कार हुआ था। उपन्यास का विकास इंग्लैंड और फ्रांस में हुआ था। धारावाहिक एक ऐसी प्रणाली जिसमें कहानियों को किस्तों में भागों में छापते हैं। पहला धारावाहिक 1836 में छापा गया था। भद्र समाज, ऊंचे खानदान में पैदा होने वाले, ऊंची हैसियत दावा करने वाले लोग। जनभाषा, जो सामान्य बोलचाल बोलते हैं। व्यंग्य, लेखन से, चित्रकारी से, रेखांकन से आभास से पूर्ण ढंग पैदा करते हैं। दास्तान, साहस, वीरता और चतुराई के किस्सों की लंबी कहानियाँ। हिंदी का पहला उपन्यास लिखा गया था दिल्ली के श्रीनिवास द्वारा। जोसेफ कॉनरैड कौन थे? इनका जन्म 1857 हुआ था और मृत्यु 1924 में थी। इन्होंने औपनिवेशिक गुलामी के काले पन्नों के बारे में लिखा था। एमिली जोला का जर्मिनल खान में काम करने मजदूरों के हालात को दिखाता है। गोदान प्रेमचंद की मशहूर कहानी जो भारत के किसानों के हालातों को दिखाता है। अब इसलिए करते हैं उसके पाठ के प्रश्न उत्तर, पाठ्य पुस्तक वाले। पहला प्रश्न है, इनकी व्याख्या करें। मतलब बातें सब सही है, इन बातों को हमें पूरे विस्तार से बनाया। पहली बात, ब्रिटेन में आए सामाजिक बदलावों में पाठिकाओं की संख्या में इजाफा हुआ। दूसरी बात, रॉबिन्सन क्रूसो के कौन कौन से कार्यक्रम वह ठेठ उपनिवेशकार दिखाई देते हैं। नंबर 3, 1740 के बाद गरीब लोग उपन्यास पढ़ने लगे। नंबर 4, औपनिवेशिक भारत के उपन्यासकार एक राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिख रहे थे। बात करते हैं पहली सामाजिक बदलावों की। 18वीं सेंचुरी मध्यम वर्ग और संपूर्ण वर्ग हुए। इससे महिलाओं को उपन्यास पढ़ने का और लिखने का अवकाश मिला। उपन्यासों में महिला जगत को उसकी भावनाओं, तजुर्बों, मसलों और पहचान से जुड़े मुद्दों को समझा और सराहे जाने लगा। कई सारे उपन्यास घरेलू जिंदगी पर आधारित थे। इन महिलाओं के अधिकारों की बात बोली गई। बदलती मान्यताओं और कंडीशन के हिसाब से महिलाएं अब क्या है लिखने लगी। बहुत सारे गृहस्थी वाले कैरेक्टर को बनाया गया। ऐसे किरदार बनाए गए जो सामाजिक मान्यताओं के खिलाफ लड़ते हैं। इन सब बदलावों के कारण महिलाओं में रुचि बढ़ी और पाठिकाओं की संख्या इजाफा हुआ। प्रश्न नंबर 2 है कि रॉबिन्सन क्रूसो को वो कौन सा बोलते हैं? वो ठेठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे उन्होंने कार्य किए। वो देश व्यापार करता है, गैर गोरे लोगों को बराबरी का इंसान नहीं मानता, अपने से कम मानता है, देशी को मुक्त कराकर उसे अपना गुलाम बना देता है, उससे नाम भी नहीं पूछता, उसको वो अपनी ओर से ही फ्राइडे बोलता है। तो ऐसी बातों में ध्यान पड़ता है कि क्रूसो क्या था? ठेठ उपनिवेशकार था। प्रश्न नंबर 4, समाज गरीब तबके काफ़ी समय तक पुस्तकें और प्रकाशन से बाहर रहे। ये प्रश्न वही है कि गरीब लोग उपन्यासों से किस तरह जुड़े। तो शुरू में क्या था? उपन्यास महंगे थे, गरीब लोगों की पहुंच से बाहर था। 1740 के बाद किराए पर चलने वाले पुस्तकालयों की स्थापना हुई, जहां पुस्तकें किराए पर मिला करती थी। तकनीक में सुधार हुआ, खर्च में कमी हुई, किताबों की बिक्री बढ़ी और इस तरह क्या हुआ? गरीब लोग क्या उपन्यास पढ़ने लग गए। भारतीय उपनिवेशकारों द्वारा इतिहास में हिंदुस्तानियों को आमतौर कमज़ोर, विभाजित और अंग्रेजों पर डिपेंड बताया। ऐसे इतिहास से भारत के बौद्धिक लोगों को असंतोष था। वह जताना चाह रहे थे कि भारतीय लोग क्या है, चेतना वाले हैं। उन्होंने उपन्यास को साधना माना और भारत के इतिहास और चित्रों को फिर से गढ़ना शुरू किया, जिनसे भारत एक कल्पित राष्ट्र रोमानी साहस, वीरता और त्याग से ओतप्रोत था। इस तरह उपन्यासों में गुलाम जनता में अपनी चाहत को साकार करने का जरिया मिला और उपन्यासों में कल्पनित राष्ट्र में इतनी ताकत थी कि इनसे प्रेरणा लेकर असली राजनीतिक आंदोलन होने शुरू हुए। ऐसे उपन्यासों में बंकिम चंद्र का आनंदमठ मुख्य रूप से है। बहुत से उपन्यासकारों ने समाज के अलग तबकों को और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ अपनी कहानियों में लाकर एक साझा समुदाय समझ बनाने का प्रयास किया। इस समझ जिसमें राष्ट्र का निर्माण होता हो। उपन्यासकार रचना लगता है राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लिख रहे थे। प्रश्न नंबर 2, तकनीक और समाज में आए बदलावों के बारे में बताइए, जिसके चलते 18वीं सेंचुरी के यूरोप में उपन्यास पढ़ने वालों की संख्या में वृद्धि हुई।
तो 18वीं सेंचुरी में तकनीक और समाज में कुछ ऐसे परिवर्तन आए जिनके कारण उपन्यास पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती हुई। ये परिवर्तन इस प्रकार से थे। पहला, तकनीक सुधार के कारण छपाई में खर्च में कमी हुई, जिससे उपन्यास अधिक मात्रा में छपने लगे। परिवहन के साधन में विस्तार हुआ, अब पुस्तकें एक स्थान से अन्य स्थान पर जाने लगी, अतः उपन्यास भी अब आम आदमी पहुंच तक आ चुका था। 1714 में किराए पर मिलने वाली पुस्तकों के पुस्तकालय बने, अब इससे गरीब आदमी पढ़ना आसान हो गया। उपन्यासों में जो दुनिया रच रहे थे पाठक को विश्वसनीय और रुचिकर लग रही थी, इससे पाठक अब रुचि के साथ किताबें पढ़ा करते थे और इससे उन्हें मानसिक संतोष मिलता था। उपन्यासों के माध्यम से समाज समस्याओं उठाया गया, अंत में उन समस्याओं हल बताया गया, अतः लोगों ने अपनी जीवन समस्याएं समाजदार उपाय, उद्योगपतियों ने उद्योग समस्याओं हल जानने के लिए पढ़ना शुरू किया, इससे पाठक में वृद्धि हुई। उपन्यास लेखक के बदलाव ने भी पाठक वर्ग में वृद्धि की। पहले उपन्यास सिर्फ कुलीन वर्ग के लोग ही पढ़ा करते थे, जब इसे आम लोगों समस्या उठाया गया तब आम व्यक्ति से पढ़ना आरंभ कर दिया। 1836 में इंग्लैंड में उपन्यासों का समाचार पत्रों के रूप में धारावाहिक के रूप में छापा गया। सबसे पहले चार्ल्स डिकेंस का पिकविक पेपर छापा गया। तो विद्यार्थियों प्रश्न बनता है, सबसे पहले धारावाहिक के रूप में कौन सा उपन्यास छापा गया? तो वो था चार्ल्स डिकेंस का पिकविक पेपर। इससे पाठकों को रहस्य मजा लगा, वे हफ्ते दर हफ्ते कहानी चर्चा करते और उनके साथ ही जीने लगे। महिलाएं, उच्च व संपन्न वर्ग में शिक्षा का प्रसार हुआ, इससे उनमें पढ़ने की रुचि जागृत हुई और पाठकों की संख्या भी वृद्धि हुई। फिर टिप्पणी कीजिए। उड़िया उपन्यास पर जॉन ऑस्टिन द्वारा औरतों का चरित्र पर उपन्यास परीक्षा गुरु में दर्शाई गई मध्यम वर्ग पर टिप्पणी कीजिए। तो पहले बात करते हैं उड़िया उपन्यास पर। तो ये उपन्यास उड़ीसा भाषा की, उड़ीसा राज्य उसकी भाषा उड़िया है, वहाँ के बारे में बात हो रही है। तो 1877-78 में यहाँ की उपन्यास शुरुआत करते हैं राम शंकर राय, उनके उपन्यास है सौदामिनी। उन्होंने इसका धारावाहिक प्रकाशन शुरू किया, मतलब किस्तों के रूप में छापा करते अखबारों में। 30 साल के अंदर उड़ीसा फकीर मोहन सेनापति एक प्रमुख उपन्यासकार उभरे। उनका उपन्यास था 6 माणों 8 गुंठों, जिसका मतलब होता है 6 एकड़ और 32 गट्ठे जमीन। इस उपन्यास का एक नए किस्म की उपन्यास शुरुआत जिसे जमीन और उस हक के बारे में सवाल उठाया जाने लगा। इस उपन्यास में रामचंद्र मगराज कहानी है, जो जमींदार के यहाँ मैनेजर नौकरी करता है। वह मैनेजर अपने आलसी और पेकड़ मालिक को ठगता है और निसंतान बनकर पति पत्नी बगिया और सरिया की उपजाऊ जमीन को हथियाने की तरकीब सोचता है। ये उपन्यास मिलकर पत्र साबित हुआ। साबित किया उपन्यास के जरिए ग्रामीण मुद्दों को गहरी सोच का अहम हिस्सा बना सकते हैं। उड़ीसा इस उपन्यास ने उड़ीसा के अलावा बंगाल और अन्य स्थान के राइटर्स के लिए रास्ता खोल दिया। प्रश्न नंबर 2, जैन ऑस्टिन द्वारा औरतों का चित्रण। जैन ऑस्टिन के उपन्यासों में 19वीं सदी के ब्रिटेन ग्रामीण समाज के बारे में जानकारी मिलती है। हम ऐसे समाज के बारे में सोचते हैं जहां महिलाओं को धनी और जायदाद वाले वर्ग खोजकर अच्छी शादियों के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। जैन ऑस्टिन का उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस में लिखा गया है। ये एक सर्वस्वीकृत बात है कि अकेला आदमी अगर मालदार है तो उसे एक बीवी की तलाश होगी। इस बयान से जॉन ऑस्टिन के समाज को समझ सकते हैं कि उनके उपन्यासों की औरतें हमेशा शादी और पैसे के फिराक क्यों रहती है। फिर आती है बात उपन्यास परीक्षा गुरु मध्यम वर्ग को किस तरह दिखाया गया है। इसमें खुशहाल परिवार के युवाओं को बुरी संगत के खतरों से आगाह किया गया है। परीक्षा गुरु में नवनिर्मित मध्यम वर्ग की अंदरूनी और बाहरी दुनिया के बारे में ध्यान पड़ता है। इस वर्ग के लोगों को उपनिवेश शासन से कदम मिलाने में कैसी मुश्किलें होती है, अपनी संस्कृति अस्मिता को लेकर वो क्या सोचते हैं, ये उस उपन्यास में कहा गया है। आधुनिकता की दुनिया उसके साथ एक भयानक और आकर्षक मालूम पड़ती है। उपन्यास पाठकों को जीवन जीने का सही तरीका बताता है। उपन्यास किरदार तो अलग संसारों के बीच में दूरी कम करने की कोशिश करता है और ये नई तकनीक कृषि को अपनाने की बात करता है। व्यापार क्रम को आधुनिक बनाते हैं। व्यापारी भारतीय भाषा का प्रयोग चेंज करते हैं ताकि पश्चिमी विज्ञान और भारतीय बुद्ध दोनों को अभिव्यक्त कर सके। उपन्यास में इस बात पर जोर दिया गया है कि शुद्ध मध्यम वर्ग की गृहस्थी के पारंपरिक मूल्यों पर समझौता नहीं हो। थॉमस हार्डी के बारे में आकर टिप्पणी। ये हार्डी इंग्लैंड के 19वीं सेंचुरी के उपन्यासकार थे। इन्होंने यहाँ पर नष्ट हो रहे ग्रामीण समुदाय पर लिखा।
उनके समय में बड़े किसानों ने अपनी ज़मीनों को बाड़ा बंद करके मजदूरों को मशीन पर लगाकर बाजार के लिए उत्पादन करना आरंभ कर दिया था। इस बदलाव की झलक उनके उपन्यास मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज में मिलती है, जिसमें कहानी माइकल हैचर्ड की, जो अपने अनाज का व्यापारी है, बाद में कैस्टर ब्रिज नामक ग्रामीण क्षेत्र का मेयर बनता है और वे एक बहुत ही स्वतंत्र विचार का आदमी है जो अपने तरीके से व्यवहार करता है, पर अपने कर्मचारियों पर उसका व्यवहार बहुत ही खराब है। कभी वो उनसे दयालुपूर्ण व्यवहार करता है, कभी निर्दयी व्यवहार करता है। अतः प्रबंधक और अपने कंपटीटर के सामने टिक नहीं पाता। अतः उसका प्रतिद्वंदी डोनाल्ड फारफ्रे के प्रबंध तकनीक सक्षम है, लोग मानना है वो सभी के साथ उसका व्यवहार अच्छा है। इस उपन्यास में हार्डी नष्ट होती प्राचीन व्यवस्था टेंशन में वो प्राणी व्यवस्था कमियों बता रहा है, जो भाषा आम लोगों भाषा है, तो अलग अलग बोलियों से निकटता बनाकर उनके उपन्यास में एक राष्ट्र के विभिन्न समुदायों की साझा दुनिया रची गई है। अतः इस उपन्यास में समभाषा के लिए तत्कालीन प्रचलित भाषाओं अलग अलग शैलियों से सामग्री ली गई है। इस प्रकार उन्होंने अपनी शास्त्रीय और फटसाप दोनों प्रकार की भाषाओं को मिलाकर इस उपन्यास को लिखा है। इस तरह उनके उपन्यास ने कई संस्कृतियों को एक करने की कोशिश की है। फिर चार्ल्स डिकेंस का जन्म 1812 में हुआ, मृत्यु 17 में हुई और ये इंग्लैंड का उपन्यासकार थे। उस समय यूरोप औद्योगिक क्रांति में प्रवेश कर रहा था, फैक्ट्रियों का निर्माण हो रहा था, व्यवसाय मुनाफा बढ़ रहा था और अर्थव्यवस्था विस्तार हो रहा था। पर बहुत सारी समस्याएं बाहर से, मजदूर समस्या, अधिक काम, कम मजदूरी, गरीबी, बेरोजगारी, वर्क हाउस, रहन बसर रहना इत्यादि। औद्योगिक प्रगति मुनाफाखोरी को सही और मजदूरों को इंसान नहीं मानना, ये प्रवृत्ति बढ़ चुकी। चार्ल्स डिकेंस अपने इसकी बात की निंदा की है और उपन्यास हार्ड टाइम्स में कॉकटाउन, जो एक उदास काल्पनिक शहर है, उसके बारे में लिखा है यहाँ धुआं उगल चिमनियाँ हैं, प्रदूषण और मकान उदासीन है, मजदूरों को यहाँ हाथ बोला गया है, जिसका अर्थ सिर्फ मशीनों को चलाने के लिए। इस उपन्यास में उन्होंने लाभ के मोह इंसान को मशीन मानने की प्रवृत्ति की निंदा की है। अपने उपन्यास ओलिवर ट्विस्ट में इन्होंने एक अनाथ बच्चे के ओलिवर पर लिखा है कि वह बच्चा छोटे छोटे अपराधियों और भिखारियों से रहता है और वह निर्मम वर्क हाउस में पलता बढ़ता है, बाद में अमीर दंपति से गोद लेते हैं और उसका बाकी जीवन क्या सुखमय हो जाता है। इस प्रकार उन्होंने अपने उपन्यास के माध्यम से औद्योगिक युग के दौरान सभी पक्षों की समस्याओं को बड़े प्रभावशाली ढंग से बताया, जिस कारण आज भी उनको अपना बड़े उत्सुकता से लोग पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, 19वीं सदी यूरोप और भारत दोनों में जो चिंताएं बताई गई है उनके बारे में लिखो। इन चिंताओं से उसके बारे में क्या पता पड़ता है, उस समय औरतों को किस तरह देखते हैं, बताइए। 19वीं सेंचुरी यूरोप में महिलाएं उपन्यास पढ़ रही थी, कुछ में लिख रही थी, कई सारे उपन्यास घरेलू जिंदगी आधारित थे। इनमें महिलाओं को अधिकार से बोलने का अवसर मिला। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको चिंता थी औरतें पढ़ेगी लिखेगी तो औरतें पत्नी और माँ की भूमिका नहीं संभालेगी और घर टूट जाएगा। 19वीं सेंचुरी भारत में अनेक लोगों को चिंता थी कि पता नहीं उपन्यास का कल्पना लोग का औरत पर क्या असर पड़ेगा। उन्हें लगता था कि वो भटक जाएगी, इसलिए कुछ लोगों ने पत्रिका में लिखकर कहा कि उपन्यास के नैतिक दुष्प्रभाव से बचा जाए। ये निर्देश महिलाओं और बच्चों के लिए था, ऐसा मान रहे थे, लेकिन इन महिलाओं और बच्चों को आसानी से लोग क्या है भड़का सकते हैं। तो यूरोप और भारत के परंपरागत लोगों महिलाओं और उपन्यास पढ़ने की चिंता थी। उस समय महिलाओं को आश्रित और मर्दों के मुकाबले बुद्धि से कम माना गया। ये माना गया उन्हें आसानी से भड़का सकते हैं, इसलिए वो पढ़ लिख कर या उपन्यासों कल्पना में जीत कर बिगड़ जाएगी। इससे उस काल की महिलाओं की बंदिशों का हमें पता लगता है कि अपने निर्णय लेने में कोई कंडीशन नहीं थी। प्रश्न नंबर 3, उपनिवेशिक भारत दोनों जगह उपन्यास पढ़ने और प्रश्न 3 पढ़ रहे ना, सॉरी विद्यार्थियों। औपनिवेशिक भारत में उपन्यास किस तरह उपनिवेशकारों और राष्ट्रवाद दोनों के लाभ देता है। तो लाभ क्या था, पहली बात करते हैं यह उपनिवेशों के लाभ उन्हें देश जीवन रीति रिवाज जानकारी मिली। भारत के विभिन्न समुदायों और जातियों पर शासन करने जानकारी मिली। उपन्यासों से उन्हें भारतीय घरों के परंपरागत स्वरूप का ध्यान पड़ा। जब इन उपन्यासों को भारत अंग्रेज प्रशासकों ईसाई मिश्र पढ़ा तो उन्होंने भारत को कमजोर, आपस में लड़ने वाला और अंग्रेजों पर निर्भर बताया। अब भारतीय राष्ट्रवादियों क्या हुआ, इन उपन्यासों से भारत को शक्ति से बताया गया। निर्माण के लिए राजनीतिक आंदोलन हुए। आनंद मठ जो 1882 में लिखा गया था, इसमें हिंदू सैन्य संगठन की बात कही गई जो मुसलमानों से लड़ता है और इससे भारत के कई क्रांतिकारी परिणाम मिले। इस गीत वंदे मातरम लोकप्रिय हुआ। इस गीत ने भारतीय सेनानियों में एक आशा का संचार किया। इस उपन्यास ने सामाजिक कूटनीति दूर किया और समाज चेतना जागृत हुई। समाज में सुधार का प्रयास आरंभ हुआ।
इन उपन्यासों से भारत के प्राचीन गौरव में वर्णन किया गया और राष्ट्रीय गौरव और स्वयं प्रति आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। इनके नायक पूर्व राष्ट्र के राष्ट्र नायक बन गए। क्वेश्चन नंबर 3, इस बारे में बताइए हमारे देश में उपन्यासों में जाति के मुद्दों किस तरह उठाया गया है। किन 2 उपन्यासों का उदाहरण दीजिए और बताएं उन्होंने पाठकों को मौजूदा सामाजिक मुद्दों के बारे में सोचने का प्रेरणा किस प्रकार दिया है। तो भारत में जाति प्रथा क्या बहुत ही प्राचीन समय चली आ रही है। मुद्रण संस्कृति का विकास होने के साथ जब इस प्रथा प्रहार हुआ तो इससे जनता में चेतना जागृत हुई। इस पर लिखे गए 2 मुख्य उपन्यासकार कौन है? चंदू मेनन का इंदुलेखा। इंदुलेखा की प्रेम कहानी में एक अंतर जातीय विवाह की समस्या को उठाया गया है। इसमें नायिका नंबूदरी ब्राह्मण जमींदार और नायक माधवन के बीच में वो कहते कड़ी बन गई है और जो जमींदारों को लगान देते हैं आते इन दोनों वर्गों में क्या टकराव होता है। इसका नायक है जो माधवन, वो पढ़ा लिखा है मद्रास से और वह आदर्शवादी है, वह उच्च कोटि का विद्वान है, नायर रीति के अनुसार लंबी चोटी रखता है और पश्चिमी कपड़े पहनता है। उसके नायक का नंबूदरी ब्राह्मण है जो बेवकूफ़ जमींदार से विवाह करने से इनकार करती है और माधवन से विवाह करने की इच्छा करती है। इस विवाह की इच्छा को लेकर दोनों वर्ग के मेंबर आपत्ति करते हैं, पर अंत में सब स्वीकार करते हैं कि नायक नायिका और अपनाएगा मूल्य की प्रशंसा करते हैं और उच्च जाति के अनैतिक कार्यों की निंदा करते हैं। इसमें अछूत नायक ब्राह्मण जाति के अत्याचारों से बचने के लिए गांव से भागकर शहर में जाता है और व्यवसायी बन जाता है और पढ़ लिख कर जज बनता है और उसी एरिया के कचहरी में आता है। ग्राम व जमींदार को उसकी हत्या का आरोप लगा उस मुकदमा होता है। इस मामले से नायक करता है, परंतु वहाँ नायक का फैसला ईमानदारी से करता है और नायक को वह जमींदार पहचान लेता है और जमींदार को अपने किए पर क्या पछतावा होता है और लास्ट में वो चेंज हो जाता है। इस प्रकार यहाँ जातीय प्रथा पर प्रहार किया गया है और शिक्षा के महत्व को दिखाया गया है। तो इससे उन्नति और विकास के माध्यम को प्रकट किया गया है। फिर है पाथेरी कुजाम्बू का सरस्वती विजयम। ये उपन्यास 1892 में उत्तर केरल के निमन जाति के राइटर पोथेरी कुजाम्बू लिखा था। इसमें लेखक ने जातीय प्रतिनिधा की इसमें अछूत नायक ब्राह्मण जाति अत्याचार से सॉरी पढ़ चुके अपने ऑलरेडी सॉरी। हाँ, प्रश्न 5, भारतीय उपन्यासों में एक अखिल भारतीय जुड़ाव का एहसास पैदा किस तरह किया गया, इसके बारे में लिखिए। तो बहुत से उपाय किए गए। पहला, उपन्यासकारों ने उपन्यास में समाज के हर एक तबके को जगह दी, हर एक तबके और क्षेत्र के लोगों का चित्रण किया गया। इससे लोगों अपने समाज के तरीकों के बारे में ध्यान पड़ा, भाषा प्रयोग का ध्यान पड़ा, आकांक्षाओं का ध्यान पड़ा, एक जुड़ाव हुआ। अन्य भाषा के लोगों ने दूसरे भाषा के क्षेत्रों में नायकों को लेकर जोशपूर्ण रचनाएं की। बंगाल में राजपूतों मराठों के किरदारों से लेकर एक जोरदार ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए। इससे एक अखिल भारतीय सोच और जुड़ाव जगा। इन उपन्यासों से भारत में एक रोमानी साहस, वीरता और त्याग जगी। ये गुण थे जो दफ्तरों और सड़कों में मारना मुश्किल थे। उपन्यासों में कल्पित राष्ट्र में जो ताकत थी उससे आंदोलन बने और उपन्यासों ने सोच समझी भारतीय जुड़ाव को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्यार्थियों, आई थिंक पीछे कोई प्रश्न रह गया था। इंदुलेखा में मेरे ठीक है। तो विद्यार्थियों, इस तरह अपने आज हिस्ट्री की किताब पूरी हो चुकी है। जो विद्यार्थी अभी तक हिस्ट्री को स्टार्ट नहीं किया है और पिछली वीडियो देखिए। आज हम हिस्ट्री के पूरी पाठों की प्ले लिस्ट अलग से बना देंगे ताकि आपको हिस्ट्री के लेसन ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और कल से अपने स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की भूगोल। तो भूगोल के विद्यार्थी कल से तैयार रहें भूगोल पढ़ने के लिए। धन्यवाद।